पाँच इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अगर आप एक सिविल इंजीनियर है, फोरमैन है, सुपरवाइज़र है या फिर घर का भी आप काम करवा रहे हैं, तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट्स जो 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कॉलम, बीम, स्लैब के अंदर, तो क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान देखने होते हैं, तो मैं आपको पूरे वीडियो के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ट्रेपेज़ोइडल फुटिंग। हर किसी के जो आज जो जनरली जो आज के टाइम में जो बन रही है वो ट्रेपेज़ोइडल फुटिंग ही बन रही है। जो ट्रेपेज़ोइडल फुटिंग का ही बेनिफिट ज़्यादा होता है सिंगल आइसोलेटेड फुटिंग। तो इसका ठीक है, तो आइसोलेटेड फुटिंग में क्या आपने देखा होगा, जो ट्रेपेज़ोइडल फुटिंग होती है आपकी, आइसोलेटेड ट्रेपेज़ोइडल फुटिंग जो होती है आपकी, ट्रेपेज़ोइडल में क्या होता है, इसको टेपर्ड फुटिंग भी आप बोल सकते हैं। क्यों, इसमें क्या होता है कि जो टेपर्ड होता है जो ये इस तरह से ये टेपर्ड दे दिया जाता है, इसको टेपर्ड फुटिंग भी बोल सकते हैं या फिर आप आइसोलेटेड फुटिंग। इसकी जो कंक्रीट की वॉल्यूम है कैसे निकाली जाती है, अगर आपने देखा होगा एस्टीमेट बना रहे हैं तो आपको कंक्रीट वॉल्यूम चाहिए। अगर आपको सीमेंट सैंड क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो अभी आपको इसकी क्वांटिटी चाहिए। अगर आपको आरएमसी प्लांट से आपको इसकी कंक्रीट मंगाना है तो वहाँ पे भी आपको इसकी वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ और इसमें डिटेल्स में मेथड मैंने आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम क्या है उसका, ये आपका जो होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है, क्यूबॉइड शेप। जो आपका ये नीचे का जो पार्ट रहेगा इस तरह का, जैसे नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ये वाला क्यूबॉइड शेप में, क्योंकि इसमें ये फिक्स है, ये जो लेंथ है ये लेंथ है, ये ब्रेथ आपकी जो ब्रेथ एंड विड्थ ये बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है। चारों साइड से ये ब्रेथ फिक्स है। जैसे आपको अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ आपकी चौड़ाई सेम रहेगी, ये आपकी विड्थ है तो ये भी विड्थ आपकी सेम रह जाएगी, ठीक है। और ये आपकी थिकनेस हो जाएगा, ये आपका क्यूबॉइड शेप में हो जाएगा। ऐसे हमारा ट्रंकेटेड पिरामिड के अंदर क्या रहेगा आपका, इस तरह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका ट्रंकेटेड पिरामिड आपका बन जाएगा, कुछ इस तरह से ट्रंकेटेड पिरामिड बन जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया रहेगा ये आपका फिक्स रहेगा सेम से। तो इसी तरह आपका जो लेंथ, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो आपका ये क्या हो जाएगा क्यूबॉइड शेप के अंदर। और उसके बाद हम जान लेते हैं ये आपका ट्रंकेटेड पिरामिड, आपका जो ये वाला रहेगा ये ट्रंकेटेड पिरामिड रहेगा 1/3, या फिर इसको h को यहाँ पे h/3, h कौन सा रहेगा, ये वाली h। तो ये वाली जो h है ये वाली हाइट है, यहाँ से जब हम इसको हाइट को निकालेंगे, ये टेपर्ड हाइट आपको नहीं निकालनी है, जस्ट आपको ये निकालनी है इसकी थिकनेस, ठीक है, डेप्थ या फिर थिकनेस। तो a/3 या फिर h/3 कर देंगे, गुना कर लेंगे। उसके बाद एरिया 1 प्लस एरिया 2, एरिया कौन सा रहेगा, ये वाला बॉटम का, ये वाला बॉटम का या फिर ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा, ये वाला बॉटम का एरिया, ये वाला एरिया। उसके बाद एरिया 2, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया रहेगा इसका, ये वाला, मतलब आपका ये टॉप का एरिया और आपका ये बॉटम का एरिया। तो एरिया 1 और एरिया 2 प्लस अंडर रूट एरिया 1 इंटू एरिया 2, तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा तो h हो जाएगा। तो यहाँ या फिर इस h को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है, जब वेयर आप जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो उसको आपको थोड़ा सिंबल चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ पे L है तो ब्रेथ लिखा हुआ है, ये वाली ब्रेथ है, या आपको B है तो B में आपको ये वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आपको H है, हाइट है तो H1 में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, तो आपका क्यूबॉइड शेप में निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है 1200/1500 और यहाँ पे हाइट आपकी 300, तो सिंपल आपको क्या करना है 1.5 गुना 1.20, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.3, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद हम प्लस कर लेते हैं, इसके प्लस ये वाला वॉल्यूम और ये वाली वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये h/3, जैसे कि इसको 3 है तो ये आपकी 450 है, तो इसको क्या करना है आपको 450/3। उसके बाद एरिया 1, तो एरिया 1 कैसे निकाला गया, यहाँ पे एरिया 1 कितना है, यहाँ पे आपका 1200 मतलब 1.20 गुना 1.50। और यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो पूरा सेक्शंस है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए ये 300/450, ठीक है, 300/450 का कॉलम का साइज़ है। तो यहाँ पे आपको 0.30 और गुना 0.50 का एरिया फाइंड आउट करना है। इसी तरह हमारा h2 हाइट हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 450, तो ये आपकी हाइट 0.40। तो मतलब ये है कि जहाँ पे वॉल्यूम जो वैल्यू जैसे आते जाएगी आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो एरिया 1 है तो ये आपको ये एरिया 1 लिख देना है, यहाँ पे एरिया 2 है तो एरिया 2 यहाँ पे आपको पुट कर देना है। ब्रैकेट में आपको ये कैलकुलेशन कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाएगा
जस्ट ओनली इस शेप का। उसके बाद हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ओवरलैपिंग लेंथ। तो ओवरलैपिंग लेंथ हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? तो ओवरलैपिंग जो लेंथ होते हैं वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार कि जो आपका जो डाया है वो कितना डाया का है, आपका जो स्टील बार है, लोहा है, वो कितने mm का डाया है, ठीक है, या फिर कितने सूत्र का डाया है। उसके बाद आपका स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट बार, आपने देखा होगा जो स्टील होता है आपका FE 415 होता है, FE 500 होता है। ये आपका FE क्या होता है? फीरियस, आपका जो लोहे का बना रहता है। 415 आपके यील्ड स्ट्रेस रहता है, ये आपका 500 यील्ड स्ट्रेस, आपकी ये ग्रेड ऑफ स्टील हो जाता है। उसके बाद हमारा 3 पॉइंट है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगा? कंक्रीट एंड स्टील के अंदर, जबकि स्टील की है वो कंक्रीट के अंदर कितनी मजबूती पकड़ है, तो वो IS 456 2000 के अंदर क्यों बन रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका 4th है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या रहेगा? जैसे कि M5 हम यूज नहीं करते RCC के अंदर, तो RCC में मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहती है वो M20 हमें लेना है। ये एज पर IS कोड के अकॉर्डिंग है। M20 से नीचे आपको RCC के अंदर ग्रेड कंक्रीट है उसको नहीं करना है। उसके बाद जान लेते हैं नोट्स के बारे में। इसके बाद नोट्स के बारे में जानेंगे आप, तो क्लोज आपको मिलेगा IS 456 2000, ये आपका कोड रहेगा IS कोड। उसके बाद आपका क्लोज रहेगा 26.2.5.1। तो ये आपको इसमें रीड आउट करने का आपको मिलेगा। जो लैप लेंथ है वो क्या रहेगा? इसको छोटी नहीं होनी चाहिए, मतलब 32 mm से। तो 32 mm से हम जो लैपिंग लेंथ है वो उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। 32 पे जैसे ही आते हैं तो हम कपलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें चूड़ी बना देते हैं, तो यहाँ पे स्टील का एक कपलिंग बनाते हैं। तो ऐसे स्टील हमने यहाँ पे दूसरा सेकंड ओवरलैप किया, तो वो डायरेक्ट इसका जो लोड है वो टेंशन जो फोर्स रहेगा कंप्रेशन का आपका स्टील पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। लोड भी हो जाएगा आपका टेंशन, तो ये आपका एक कपलिंग हो जाएगा। इस तरह से आपका ये स्टील को बाइंड कर लेगा प्रॉपर्ली से स्टील आपका जो, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है व्हेन बार्स ऑफ 2 डिफरेंट डायमीटर आर स्प्लाइज, मतलब जब भी आप 2 ओवरलैपिंग लें, जैसे आपने ये सरिया आपका लैप जा रहा है, ठीक है, तो आपका ये सरिया लैप हो गया। दूसरा आपके बार आपका इधर से आएगा और इस तरह से आपका आएगा बाहर से, ठीक है, तो आपका ये प्रॉपर्ली से बाइंड हो जाएगा। तो आपका जो स्टील बार है इस तरह से ओवरलैपिंग लेंथ हुआ और इस तरह से आगे ये इस तरह से हो गया, तो आपका ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका इस तरह से बार ओवरलैप हो रहा है, तो ये जो ओवरलैपिंग लेंथ में अंदर जो ये बार हो रहा है, जैसे कि आपका ये है आपका 25 mm का और ये आपका 20 mm का, तो ये जो ओवरलैपिंग लेंथ है ये 20 mm से ही हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 20 mm का ही। तो ये ओवरलैपिंग लेंथ और ये 20 mm का लेंथ। तो कैलकुलेट होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ स्मॉलर डाई, जो कैलकुलेट होगा वो छोटे डाई के बेस पे, स्मॉल पे वो कैलकुलेट होगा। अब थोड़ा यहाँ पे हम ड्राइंग के अंदर समझ लेते हैं। ओवरलैपिंग लेंथ हम बीम के अंदर कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? IS हम 13920 अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कोड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जो ओवरलैपिंग लेंथ करते हैं टॉप के अंदर, तो टॉप में हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है, ये आपका कंप्रेशन होता है, ये आपका टेंशन होता है। तो कंप्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो आपका बार रहेगा ये है हमारा L/3, तो L/3 से, और ये भी आपका L/3, ठीक है, L/3। तो ओवरलैपिंग लेंथ हमारे यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो ये अल्टरनेट होना चाहिए। ऐसे हमारा कॉलम और बीम जंक्शन, ये आपका बीम हो जाता है, ये आपका कॉलम जंक्शन होता है। तो यहाँ पे जो बार रहता है अगर ओवरलैपिंग लेंथ आ रहा है तो ये हमारा यहाँ पे कॉलम बीम जंक्शन में ओवरलैपिंग लेंथ आना चाहिए। तो इसकी जो दूरी रहनी चाहिए कम से कम L/4 होना चाहिए। यहाँ पे जो दूरी है कम से कम L/4 तक होनी चाहिए और इस कॉलम पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग लेंथ प्रयोग करना चाहिए। अगर छोटा कोई सरिया पड़ रहा है तो ओवरलैपिंग लेंथ हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे कॉलम टू कॉलम पे, ठीक है। तो बीच में ओवरलैपिंग लेंथ नहीं आना चाहिए। और कॉलम और जो स्टील की लेंथ होती है वो 40 फीट होती है, स्टील बार की जो लेंथ होती है 40 फीट होती है। तो ज़रूरत नहीं है कि इसकी जो दूरी है वो 40 फीट ही हो, 40 फीट कभी नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम आपका 15 फीट दूरी होती है, 15 से 20 फीट मैक्सिमम। तो स्टैंडर्ड जो होता है 15 फीट होता है, मैक्सिमम 15 फीट लेना चाहिए। उससे ज़्यादा होती है तो कॉलम का साइज़ और बीम का साइज़ बढ़ा देंगे वहाँ पे हम,
ठीक है। तो ये हमारा लैपिंग लेंथ हो जाएगा, कंटिन्यूस इधर से जा रही है तो बीम हमारा ये ओवरलैपिंग लेंथ हमारा यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे कॉलम जंक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉलम के अंदर है, तो कॉलम के अंदर भी ये भी आपका कंप्रेशन मेंबर है, तो यहाँ पे भी हमारा ये L/3 और L/3। तो L क्या है आपका क्लियर हाइट है, तो ये हमारी जो ओवरलैपिंग लेंथ है तो इस पोर्शन के अंदर आना चाहिए। L/3 है तो ये इस पोर्शन के अंदर आना चाहिए लैपिंग लेंथ, ठीक है। ऐसे हमारा ये कॉलम से हो जाता है, तो कॉलम हमारी ओवरलैपिंग लेंथ हमारा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आएगा। तो इस वाले जो जंक्शन में कैप, इसको आप बोल सकते हो फुटिंग कैप, तो ये फुटिंग कैप में मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हमारा स्लैब के अंदर, तो स्लैब के अंदर पे भी क्या रहता है, वहाँ पे भी आपका स्लैब टेंशन मेंबर है, बीम आपका टेंशन मेंबर है, शियर वाल है, कंप्रेशन मेंबर है। तो स्लैब के अंदर भी क्या रहेगा, ये भी हमारा कॉलम बीम जंक्शन पे आना चाहिए ओवरलैपिंग लेंथ, ठीक है। तो उसकी दूरी हम इसको एक्सटेंड करेंगे कम से कम L/4 तक, ये L/4 और ये आपका पूरा कॉलम के ऊपर चढ़ जाएगा। ये ऊपर अगर इधर से कंटिन्यू जा रहा है तो ये आपके कंटिन्यू इधर से चले जाएगी, तो ये भी आपका यहाँ पे आगे L/4 हो जाता है। और स्टैंडर्ड क्या लेंथ क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड LD बराबर ओवरलैपिंग लेंथ, ठीक है। तो इससे कम ये नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम क्या रहता है आपका 50D, ये एक स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। थोड़ा और आगे जान लेते हैं हम, आगे जान लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में। तो थर्ड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इस बेस पे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे।